आसान बिहार बोर्ड में आप सबों का स्वागत है। यूट्यूब चैनल का नाम है आसान बिहार बोर्ड और कोचिंग का नाम है आरंभ क्लासेस। सब कुछ फ्री है। अध्याय है 6 और चैप्टर का नाम है जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर। ये क्या है? ये जनता कर रही है इस राजा को गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। इसी को हम पढ़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में हुआ है। वहाँ मुझे कई बार जाने का मौका मिला है। मैं कई बार वहाँ गया हूँ घूमने के लिए। ठीक है, गंगा किनारे ये गांव है। तो चलो हम लोग इस पर नहीं बात करते हैं, जो हमारा काम का चीज़ है उस पर बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। कहता है, कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है, स्पष्ट करें। कहता है, समय का जो रथ है उसका घर घर नाद क्या है। कहता है, ये जो समय के रथ का जो घर घर नाद जो आवाज आ रही है, ये हमारे देश की जनता की क्रांतिकारी आवाज है। आवाज नहीं है बल्कि क्रांतिकारी आवाज है। यह आवाज किसके लिए है? उन लोगों के लिए है जो सदियों से सोए हुए थे। जागो, कितनी देर तुम सोए हुए रहोगे, और अब शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए सजग होकर आगे बढ़ रहे हैं। ये उनकी आवाज है। इस आवाज की गूंज चारों दिशाओं में सुनाई दे रही है। क्रांति की आवाज चारों दिशाओं में सुनाई देती है। याद रखना, क्रांति की आवाज चारों दिशाओं में सुनाई देती है। प्रश्न नंबर 1 समाप्त हो गया। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की ओर। क्या कहता है प्रश्न नंबर 2? कविता के आरंभ में, कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है? तो जब कविता का आरंभ होता है तो किस रूप में वर्णन है? तो देखो, कोई भी क्रांति जब होती है तो पहले जो स्थिति थी वो बहुत खराब होगी, उसका विरोध होगा, क्रांति होगा, फिर चीजें अच्छी होंगी। तो यहाँ बिल्कुल वही है। कहता है, ये जो भारतीय जनता की जो दुखद दशा का बहुत ही भावुक वर्णन किया है, कवि ने उन्हें मिट्टी की अज्ञान मूर्ति कहकर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि ये लोग विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं को सहन करते हुए भी चुपचाप रहते हैं। जब भी हम कहते हैं ये मिट्टी का बना हुआ है तो इसका मतलब है वो निर्जीव है, यानी हर कुछ को वो सहन कर रहा है। और जो सहन करेगा वो अपनी पीड़ा को किसी के सामने भी प्रकट नहीं करेगा, क्योंकि प्रकट करेगा तो फिर सहन नहीं करेगा। वे शोषित हैं, पीड़ित हैं और उपेक्षित थे। उपेक्षा और अपेक्षा, उपेक्षा और अपेक्षा दो शब्द हैं। दोनों के बीच अंतर को तुम लोग आज डिक्शनरी में देखना। उनमें इतनी भी शक्ति नहीं थी, ये जो लोग हैं, कि वे अपनी मन की पीड़ा को भी व्यक्त कर सकें। इसलिए तो क्रांति हुआ। इसलिए तो क्या हुआ? क्रांति हुआ। प्रश्न नंबर 2 समाप्त हुआ। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दुधमुही बच्ची की तरह, और क्यों? कवि क्या कहकर उनका प्रतिवाद करता है? कुछ लोग हैं जो जनता को फूल समझते हैं या दुधमुही बच्ची समझते हैं। तो कवि कहता है ऐसा समझने की भूल मत कीजिए। और प्रतिवाद करता है, तो कैसे प्रतिवाद करता है चलो देखते हैं। पहले तो देखते हैं किसके नजर में। तो कहता है, राजनेताओं की दृष्टि में जनता फूल या दुधमुही बच्ची की तरह है। यह इसलिए है क्योंकि अब तक राजनेताओं ने यही सोचा था कि जनता पर हमेशा राजा का ही अधिकार होता है, बच्चा पर हमेशा अधिकार माता पिता का होता है। जब चाहे उससे अपना राज सिंहासन सजा लो, फूल है तुरंत राज सिंहासन सजा लेंगे, या फिर दुधमुही बच्ची की तरह जनता को कुछ देकर उसका मन बहला लेंगे और अपनी मर्जी के अनुसार राज का उपभोग कर लो। बच्चा है, बच्चा को हम कुछ भी दे करके बहला फुसला सकते हैं। तो कहता है जनता को कुछ भी दे दो और फिर राज का उपभोग कर लो। लेकिन कवि कहता है जनता भगवान है। यह कहकर प्रतिवाद किया है, जो सड़क पर पत्थर तोड़ते या खेतों में काम करते हुए मिलेंगे, ये भगवान आपको कहाँ मिलेंगे? सड़क पर घूमिए, वहां पर अगर कोई पत्थर तोड़ता है या खेतों में काम करते हुए मिलेंगे। अब है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है? कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है? हर व्यक्ति स्वप्न देखता है और जनता भी स्वप्न देख रही है। तो कहता है जनता का जो स्वप्न है वो अपार शक्ति से भरा हुआ होता है, क्योंकि जनता भगवान होती है। उनके स्वप्न अपराजय होते हैं। जब जनता सपना देखेगी, जब भगवान कोई सपना देखेंगे तो उसको कोई हरा नहीं सकता है।
और वो सदियों का जो अन्याय है और जो अंधकार है उसको ये समाप्त कर देगा। और समाज की आकाश में जब अंधकार समाप्त होगा, तो कब अंधकार समाप्त होगा? जब आकाश में सूरज की तरह चमकने वाली क्षमता रखते हैं, जब सूरज चमकेगा। कवि ने जनता के इन स्वप्नों को बहुत ही कलात्मक तरीके से प्रस्तुत किया है। क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 4। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 कहता है विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है? तो चलो देखते हैं। कवि किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करता है और क्यों? तो कहता है एक विराट जनतंत्र की स्थापना में देश के प्रत्येक नागरिक का समान भागीदारी होती है। विराट, विराट मतलब होता है विशाल। विशाल तब होगा जब प्रत्येक नागरिक की सहभागिता होगी। और ये जो विराट जनतंत्र का आधार है, ये आम जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं से जुड़ा होता है। इसलिए कवि आम जनता के सिर पर ये जो मुकुट है ना, सिर पर मुकुट पहनाने की बात कर रहा है, क्योंकि प्रजातंत्र में शासन की बागडोर हमेशा जनता के हाथों में ही होती है। तो क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 5। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे? तो कवि की दृष्टि में किसान और मजदूर क्या हैं? देवता हैं, जो हमें खेतों और खलिहानों तथा गांव, नगरों और शहरों के निर्माण कार्यों में लगे मिलेंगे। तो क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 6। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7। कविता का मूल भाव क्या है? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। हम कविता के मूल भाव की चर्चा कर रहे हैं, इसको कहता है संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो देखो, इस कविता में कवि ने यह भाव व्यक्त किया है कि सदियों से शोषित और पीड़ित जनता अब अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गई है। जब पूरी कविता पढ़ोगे तो पूरा कविता में यही है कि जो अन्याय है उसके प्रति जनता सजग हो गई है। वो कहती है सिंहासन खाली करो, मैं आ रही हूं। तो यही बात है। अब यह किसी भी कुचक्र या छलावे का शिकार नहीं होगी और किसी भी बहकावे में नहीं आएगी। अब वह एकजुट हो गई है और जो पुराना राजतंत्रात्मक व्यवस्था है उसको ये नष्ट कर देगी और जनतंत्र अपने हाथों में लेकर अपनी शासन व्यवस्था स्वयं संचालित करेगी। यही चीज है। तो प्रश्न नंबर 7 भी समाप्त हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। व्याख्या करें। क्या है? सदियों की ठंडी बुझी राज सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताजपन इठलाती है। यहाँ होगा राख। ठीक है, राख जो सदियों से ठंडा था और बुझ गया था, वो अब सुगबुगा उठी है, उसमें किसी ने फूंक मार दिया है और ये जो मिट्टी है वो अब सोने का ताज पहनकर इठला रही है। तो चलो देखते हैं कहाँ से लिया गया है। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की कविता जनतंत्र का जन्म से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि सदियों की जो ये जो ठंडी बुझी राख है, ये सदियों की गुलामी और दास्ता है। और वो कौन सा रही है? भारत की जनता सा रही है। अब अपने जग गई है। किस चीज के लिए? तो अधिकारों के प्रति जागृत हो चुकी है। उसे अपने अधिकारों और दायित्वों का बोध हो चुका है और वह अब शासन की बागडोर स्वयं संभालने के लिए तत्पर है। अब हमारे देश के किसान और मजदूर अपनी शक्ति को पहचान कर आत्मगौरव और आत्मविश्वास से भरकर सत्ता और शासन में अपनी भागीदारी निभाने को तत्पर हैं। तो देखो, जब कोई जगा तो जगा तो अब क्या होगा? वो जग गया है। जग गया है तो अपने अधिकारों और दायित्वों की बात करेगा। जब वो अधिकारों और दायित्वों की बात करेगा तो वो चाहेगा कि जो शासन की बागडोर है वो खुद उसके हाथ में हो और उसको वो खुद संभाले। तो अब क्या हो रहा है? ऐसा कब होगा? जब इस देश के किसान और मजदूर अपनी शक्ति को पहचान लेंगे और आत्मगौरव और आत्मविश्वास से भरकर सत्ता और शासन में अपनी भागीदारी देंगे। तो इन पंक्तियों में ठंडी बुझी राख का सुगबुगाना और मिट्टी का ताज पहनना कलात्मक और मानवीय भावनाओं से संपृक्त है। तो क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 8 का क। अब हम लोग आएंगे प्रश्न नंबर 8 का ख। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह, समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। महलों की नींव उड़ रही है, ताज हवा में उड़ रहा है। ताज मतलब जो अपने आप को नेता समझ रहा है। जनता की राह राह को कौन रोक सकता है, समय में वो ताव कहाँ है, ये जिधर जाएगी उधर ही मुड़ जाएगी। तो देखो कहाँ से लिया गया वो लिख देंगे। तो देखो क्या करता है,
जनता की इच्छानुसार शासन और समाज में होने वाले परिवर्तन का बड़ा ही कलात्मक चित्रण किया है। जब किसी भी देश की जनता अपनी कर्तव्य बोध से भरकर अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए क्रांति करने पर उतारू हो जाती तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। नींव को, महल को उखाड़ के फेंक रही है, ताज को हवा में उड़ा रही है, यानी कोई भी उसको नहीं रोक सकता है, कुछ भी उसके लिए संभव नहीं है। वह सदियों से शासन कर रहे शक्तिशाली तंत्र को भी उखाड़ सकती है और इच्छानुसार अपनी शासन व्यवस्था लागू कर सकती है, जिसके संचालन में उसकी स्वयं की पूरी भागीदारी होगी। कविता का भाषा अत्यंत प्रभावमयी और चित्रात्मक है। नींव उखाड़ना, राह रोकना, ताज उड़ाना जैसे मुहावरों के प्रयोग से भाषा सजीव हो उठी है। तो क्लियर हो गया शब्द का क और ख। अब है ग्रामर। हम सभी ग्रामरों को एक साथ पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ईश्वर तुम लोग को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।